हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। मैं आपको एलिमेंट्री फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एटम के बारे में कुछ फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखिए, हम अपने चारों ओर यूनिवर्स में जो भी मैटर देखते हैं, उस मैटर के पास में मास होता है और साथ ही वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और ये जो मैटर होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन्हें एटम कहते हैं। सो मैटर, जिसे हम हिंदी में द्रव्य कहते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स। सो हमारे यहाँ चारों तरफ जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, हमने एक एटम का स्कीमेटिक अरेंजमेंट हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। देखिए, इस एटम में क्या होते हैं, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे कि एक ये ऑर्बिट है, फिर अनदर ऑर्बिट, फिर दिस ऑर्बिट एंड सो ऑन। सो इस प्रकार से न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होती है और इन ऑर्बिट में, जहां मैंने ये डॉटेड बताए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो मैटर होता है, वो मैटर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जिन्हें हम एटम कहते हैं, उनसे मिलके बना होता है। और एटम क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। सो यहाँ पे इस फिगर में हमने बात की है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये तो अभी हमने बात की है एटम की। अब आगे हम ये कह रहे हैं कि ये जो एटम होता है, ये कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। सो दिस एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए, इस फिगर से हम और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हमारा पूरा एटम का रिप्रेजेंटेशन है और इस एटम में क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना होता है, न्यूक्लियस। अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर, या हम ये कहें कि एटम के सेंटर के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। साथ ही ये जो न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन का जो फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है प्लस चार्ज। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सो प्रोटॉन्स आर ऑलवेज फाउंड इन द न्यूक्लियस। अब हम, जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो उस पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। The number of protons within the nucleus of any particular atom specifies the atomic number of that atom. इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जब हम बात करते हैं सिलिकॉन एटम की,
तो सिलिकॉन एटम में हम बोलते हैं कि 14 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन में न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर हम बताएंगे 14 से। तो ये तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की। अब हम आगे बात कर रहे हैं एटम की तीसरी सब एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट की, एंड दैट इज द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, बट ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस पर न तो प्लस चार्ज होता है न ही माइनस चार्ज होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एटम होता है उसकी नेचुरल स्टेट होती है, एटम की एक नेचुरल स्टेट होती है, और एटम की इस नेचुरल स्टेट में उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो यदि अगर हम कह रहे हैं कि हमें एटम नेचुरल स्टेट में या स्टेबल स्टेट में मिल रहा है, तो उस केस में उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इन इट्स नेचुरल स्टेट एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स an equal number of electrons and protons. So ये तो अभी हमने फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया है एक एटम के लिए। आगे हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ एक सिंपलेस्ट एटम की, दैट इज द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को अगर हम देखते हैं तो इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर मैंने एक रेगुलर स्फीयर बनाया है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये उसकी एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन कर रहा है। अब क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और हमने क्या कहा था, उसका एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या होता है कि उसमें उतने प्रोटॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस डायग्राम में इस न्यूक्लियस के अंदर लिखा है 1p। 1p का मतलब है यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने कहा था कि नेचुरल स्टेट में एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर एक प्रोटॉन है और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। सो दिस इज द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिट में वो मोशन करते हैं हम उन्हें शेल कहते हैं। सो यहाँ पर हम उस एटम को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है मेंशनिंग द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो एटम है वो नेचुरल स्टेट में है या स्टेबल है, स्टेबल है तो उस केस में इसके पास में कुछ एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी होती है। साथ ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो अभी हमने हाइड्रोजन एटम की बात करी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट जैसे जैसे हम बात करते हैं हायर एटॉमिक नंबर की, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उन केस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, तो साथ ही इन शेल का नंबर भी बढ़ जाता है। तो उस केस में अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, उनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स, या हम ये बोले कि जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स नियरर द न्यूक्लियस। मतलब ये अभी जो हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ये इसकी फर्स्ट शेल है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। अगर हम इसके बाहर एक और शेल कंसीडर कर लेते हैं
तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है। सो ये अभी हमने बात की थी इस हाइड्रोजन एटम की न्यूट्रल स्टेट में। अब हमने क्या कहा है कि यदि हम इस न्यूट्रल स्टेट के एटम पर कोई बाहर से एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी मतलब कि या तो हम इस एटम को गर्म कर दें या हम इस एटम पे लाइट डाल दें, वो उसका एक्सटर्नल एनर्जी हो जाएगा। मतलब कि हमने इस हाइड्रोजन एटम पे बाहर से कुछ एडिशनल एनर्जी इसको प्रोवाइड की है। उस केस में ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ एडिशनल एनर्जी गेन कर लेते हैं। ठीक है, जब वो एनर्जी एडिशनल गेन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर ऊपर वाली शेल में आ जाता है और उस स्टेट को हम कहते हैं, तो यहां से आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हमने इस एटम पर एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई की तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर वाली शेल में आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी बढ़ जाती है और उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि ये एटम अब अनस्टेबल हो गया है। जब हम इस अनस्टेबल एटम की बात करते हैं और हमने इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि वो इस एटम को छोड़ देता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि इफ इनफ एनर्जी इज देन अप्लाइड टू दी एटम, कि हमने इस एटम पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी हमने इसको दी जिससे क्या हुआ, इसकी आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल के आ गया है एटम से, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ हायर शेल की वो ये था, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एनर्जी शेल्स और हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स का कोटा क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमने बताया था ऑर्बिट्स होती है, जिसमें ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है जिसको हमने नाम दिया है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल और पी शेल, जिसमें हम एटम्स इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो 2, 8 या 18 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह बोला है कि अभी हमने जब हाइड्रोजन एटम की बात की थी तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे के शेल में आ जाएगा। हमने यह बोला कि जब हमने इस एटम को एनर्जी दी, या तो हमने इसको गर्म किया या हमने इस पे लाइट इंसिडेंट की, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस एल शेल में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको और भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल के बाहर आ जाता है और उस केस में उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अभी हमने बात की थी कि एटम क्या होते हैं, मतलब मैटर जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है और एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की है। अब आगे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एटम था हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन था इस शेल में। ठीक है, और अभी हमने जो प्रीवियस डायग्राम देखा था उसमें हमने कहा था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट क्योंकि हाइड्रोजन एटम की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। होता क्या है कि कुछ प्रोसेस से या तो ये एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन या एनर्जी इमिट करता है, तो उस केस में ये एटम या तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं या एडिशनल किसी दूसरे एटम से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस सम एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो कुछ एटम जो होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, लूज कर दे, एंड अदर एटम्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ दूसरे एटम जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले।
सो ये पॉसिबल होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जब ये ट्रांसफर होता है तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सपोज ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, अपने इसके पास में अभी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्योंकि K शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लिया, यानी कि इसके पास में अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो उस केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कहते हैं माइनस इलेक्ट्रिक पोलैरिटी। सो जब भी कोई एटम के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट इसने क्या करा है, किसी दूसरे एटम से एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस केस में इस एटम पे हम बोलेंगे कि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। और अगर हम ये बोले कि इस हाइड्रोजन एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे एटम में चला गया है, तो उस केस में क्या होगा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास में क्या बचा, केवल और केवल एक प्रोटॉन। तो उस केस में हम बोलेंगे कि तब हाइड्रोजन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि एक तो एटम है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और एक एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हेन अ पेयर of object contains same charge, that is positive or both negative, the objects are said to have like charges। अब हम ये कह रहे हैं कि सपोज हमने पेयर ले लिया कि दोनों बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज है या दोनों बॉडीज पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। दूसरा केस हमने ले लिया कि हमारे पास में कोई 2 ऐसी बॉडीज है जिसमें एक बॉडी पर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और दूसरी बॉडी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जिन बॉडीज पे सेम टाइप का चार्ज होता है, यानी कि या तो दोनों बॉडीज पे माइनस चार्ज हो या दोनों बॉडीज पे प्लस चार्ज हो, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई 2 बॉडीज ऐसी हैं कि जिनमें एक पर तो प्लस चार्ज है और दूसरी पर माइनस चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, एक एटम है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो दूसरा एटम जिसपे माइनस चार्ज है, जब इन दोनों को हम पास में लाते हैं तो दोनों के बीच में रिपेल होता है। रिपेल मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और दूर जाने को हमने इनके अपोजिट डायरेक्शन के एरो से रिप्रेजेंट किया है। और अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या कहा था कि ऐसी बॉडीज जिन पे सेम टाइप का चार्ज होता है, कि या तो वो दोनों प्लस चार्ज हो या दोनों पर माइनस चार्ज हो, तो उसे हम कहते हैं लाइक चार्जेस। तो दोनों बॉडीज पर माइनस चार्ज है, तो हम ये कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब दूसरा केस है कि दोनों बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव दोनों बॉडीज पर सेम टाइप का चार्ज है, तो हम बोलेंगे ये लाइक चार्जेस है। और ये भी दोनों कैसे करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी पर तो प्लस चार्ज है और एक बॉडी पर माइनस चार्ज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमने इनको इस एरो के द्वारा डिनोट किया है।